वेलकम टू ऑनलाइन कैरियर क्लासेस। ऑनलाइन कैरियर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान की शुरुआत करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम मापन यानी कि मीज़रमेंट नामक अध्याय पढ़ेंगे, जो कि पीईटी, यूपीएसआई, एसएससी-जीडी, आरआरसी, ग्रुप डी, यूपीपीएससी व अन्य आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं भौतिक विज्ञान की। भौतिक विज्ञान आखिर क्या है? भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन से ही हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो भौतिक विज्ञान कहती है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा तथा इनकी अन्योन्य क्रियाओं व संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो भौतिक विज्ञान में हम द्रव्य मतलब पदार्थ होता है। द्रव्य मतलब पदार्थ। तो भौतिक विज्ञान में द्रव्य और ऊर्जा इनके बीच जो परस्पर संबंध होता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि आखिर द्रव्य क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। द्रव्य आप लोग जानते ही हैं कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव यह एहसास हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाती है। ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका अनुभव या एहसास हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, द्रव्य कहलाती है। उदाहरण में अगर हम बात करें तो पेन, कॉपी, किताब, जल, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अमोनिया, ये सभी जो आपके हैं, ये सभी आपके द्रव्य या पदार्थ होते हैं। इनमें जैसे अगर हम बात करें वायु भी आपकी क्या है? वायु भी आपकी पदार्थ होती है। वायु भी आपका पदार्थ होता है। तो वायु को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसको हम फील कर सकते हैं, इसका एहसास कर सकते हैं, इसका हम अनुभव कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्या वायु स्थान घेरती है? तो हाँ, वायु बिल्कुल स्थान घेरती है। ऐसे तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि वायु स्थान घेरती है या नहीं घेरती है। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे कि जो बैलून होता है, जो गुब्बारा होता है, उस गुब्बारे में जब आप हवा भरते हो, जब वायु भरते हो, तो वो गुब्बारा फूल जाता है। जो आपका गुब्बारा होता है वो गुब्बारा आपका फूल जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो वायु है उसने जो गुब्बारे का जो स्थान है, उसके अंदर जो खाली स्थान है, उसको वायु ने घेर लिया है। इस वजह से वो गुब्बारा फूल जाता है, भर जाता है। ठीक है। तो वायु भी क्या होती है? स्थान घेरती है। अच्छा, अगर आप एक बैलून ले लें, एक गुब्बारा ले लें और उस खाली बैलून का वेट करें और उसके बाद जब उसमें आप हवा भर देंगे तो उसका वेट कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो बढ़ा हुआ वेट है वो किसका है? वो हवा का है, जो बैलून के अंदर भर दी गई है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमको ये भी पता चलता है कि जो वायु होती है उसमें भी द्रव्यमान होता है। तो ये वायु भी आपका क्या हो जाता है? द्रव्य हो जाता है। तो उम्मीद है आपको द्रव्य समझ में आ गया होगा कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका एहसास या अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाती है। ठीक है। पेन, कॉपी, किताब, मेज, कुर्सी, डीजल, पेट्रोल, प्रोपेन, ब्यूटेन, अमोनिया, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी आपके द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। आगे अगर हम बात करें द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में, तो आप जानते हैं कि द्रव्य की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो आपकी होती है ठोस, दूसरी जो अवस्था होती है वो द्रव होती है, और जो तीसरी अवस्था होती है वो गैस होती है। ठोस अवस्था में जो होता है, ठोस अवस्था ऐसी वस्तु जिसका आयतन तथा आकार दोनों ही निश्चित होते हैं। दोनों
दोनों ही निश्चित होते हैं, दोनों ही निश्चित होते हैं, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कह देते हैं? ठोस वस्तुएं कह देते हैं। ऐसी वस्तुओं को हम ठोस वस्तुएं कह देते हैं। जैसे पेन हो गया, कापी है, मेज है, कुर्सी है, किताब है, ये सभी आपकी ठोस वस्तुएं होती हैं, ये सभी आपकी ठोस वस्तुएं होती हैं। अच्छा, द्रव का जो आयतन होता है, द्रव का आयतन तो निश्चित होता है, द्रव का जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, लेकिन जो इसका आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है, जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है। जैसे अगर हम मान लीजिए पानी की बात करें, पानी की बात करें, ठीक है, पानी, अगर हम 1 लीटर पानी ले लें, अगर हम पानी 1 लीटर ले लें, तो अगर 1 लीटर पानी को आप 1 लीटर के ही बर्तन में अगर रखते हैं तो वो पूरा बर्तन भर जाएगा। लेकिन अगर उसी पानी को किसी बड़े बर्तन में जिसका आकार 1 लीटर से अधिक हो, जैसे कि बाल्टी, अगर उसमें आप उस पानी को डाल देते हैं तो उसका आकार बदल जाता है, उसका आकार बदल जाता है, लेकिन उसका आयतन वही रहता है, उसका आयतन वही रहता है। क्या वो पानी 1 लीटर से 2 लीटर हो जाएगा? नहीं, वो पानी 1 लीटर है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप उसको किसी मग में, किसी जग में, किसी बाल्टी में या किसी ड्रम में, किसी में भी डालें, वो पानी आपका 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा। तो इस वजह से जो उसका आयतन होता है वो तो निश्चित होता है, लेकिन उसका आकार बर्तन के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। जैसे जैसे बर्तन बदलेगा वैसे वैसे उसका आकार भी बदलता रहता है। अच्छा, जो गैस होती है, गैस में आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते। गैस का आयतन तथा आकार, आयतन तथा आकार, आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। गैस के आयतन तथा आकार दोनों निश्चित नहीं होते हैं, दोनों निश्चित नहीं होते हैं। तो जो आपकी गैस होती है, उस गैस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। जैसे मेथेन हो गई, वायु हो गई, प्रोपेन और ब्यूटेन हो गई, तो इनके आकार और आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार जो पदार्थ की अवस्था होती है उसको हम गैस कह देते हैं, गैस कहलाती है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिए हैं, जैसे कि एक तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया है दूध। तो दूध, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो दूध या मिल्क, दूध या जो आपका मिल्क होता है, इसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो आप जानते हैं कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो इसमें लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? लैक्टोज नाम का। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दूध में लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट दूध में लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जिसके कारण दूध का स्वाद या टेस्ट कुछ मीठा, कुछ बहुत अधिक मीठा नहीं होता है, लेकिन कुछ मीठा होता है। ये जब हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट मीठे होते हैं और कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते हैं। तो जिसके कारण दूध का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। अच्छा, आप लोग एक चीज़ और जानते हैं कि यही दूध जब दही में बदल जाता है, तो इसका जो स्वाद होता है वो मीठे से क्या हो जाता है? मीठे से खट्टा हो जाता है, इसका स्वाद खट्टा हो जाता है। तो यहाँ पर जो मीठा स्वाद होता है वो लैक्टोज की वजह से होता है, लैक्टोज नामक कार्बोहाइड्रेट की वजह से। लेकिन जब ये दही में बदल जाता है तो जो लैक्टोज होता है ये लैक्टिक एसिड में बदल जाता है,
इस वजह से इसका जो स्वाद होता है दही का वो खट्टा हो जाता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड का मतलब है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल, अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इस वजह से जो दही का स्वाद होता है वो खट्टा होता है। इसके साथ साथ हम कुछ अन्य अम्लों को भी देख लेते हैं जिनकी वजह से, जैसे सेब, सेब, सेब में कौन सा एसिड या अम्ल पाया जाता है, तो मेलेइक अम्ल पाया जाता है। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सेब में मेलेइक अम्ल पाया जाता है। जो आपका अंगूर होता है, अंगूर तथा इमली दोनों में याद रखेंगे, अंगूर तथा इमली इन दोनों में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, जिसके कारण इमली और अंगूर का स्वाद खट्टा होता है। इसके साथ साथ जो आप जानते हैं संतरा होता है, संतरा तथा नींबू, संतरा तथा नींबू इन दोनों में सिट्रिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके साथ साथ टमाटर होता है, टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये कुछ अम्ल होते हैं जो प्राकृतिक रूप से पदार्थों में पाए जाते हैं। अच्छा, तो ये पदार्थ की तो 3 अवस्थाएं आप पढ़ लिए, ठोस, द्रव और गैस। गैस में हमने जो एग्जाम्पल लिए हैं जैसे कि मेथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, तो इससे भी कुछ क्वेश्चन उठते हैं जिनको हम देख लेते हैं। जैसे जो आपका मेथेन होता है, मेथेन या इसी को मीथेन भी कह देते हैं, इसी को मीथेन भी कह देते हैं। तो ये जो मीथेन होता है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है, प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक, प्राकृतिक गैस या गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो मेथेन पाई जाती है, मेथेन। प्राकृतिक या गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, प्राकृतिक या गोबर गैस में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस मेथेन गैस होती है, मेथेन गैस होती है। इसके अतिरिक्त भी अन्य गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह होती है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाती है मेथेन गैस पाई जाती है, पाई जाने वाली गैस मेथेन गैस होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से पूछ लेते हैं कि जो धान होती है, धान की जो खेती होती है, तो धान के खेत में मेथेन गैस पाई जाती है। पूछ लेते हैं कौन सी गैस पाई जाती है, तो मेथेन गैस पाई जाती है। जो आपके धान के खेत हैं उसमें मेथेन गैस पाई जाती है। अच्छा, मेथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं, मेथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये भी याद रखेंगे कि जो मेथेन गैस होती है उसको मार्स गैस भी कहते हैं। मेथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दलदले स्थानों पे पाई जाती है, मार्स गैस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यह दलदले स्थानों में पाई जाती है, दलदले स्थानों में पाई जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन और मेथेन गैस से उठता है कि जो मेथेन गैस, अच्छा इसका फार्मूला भी आप याद रखेंगे, इसका फार्मूला होता है CH4।
ठीक है। CH4 कार्बन का एक एटम होता है, एक परमाणु होता है, और हाइड्रोजन के 4 परमाणु होते हैं। CH4 इसका फार्मूला होता है। अच्छा, यह दलदले स्थानों में पाई जाती है। एक क्वेश्चन और यहाँ से उठता है कि जो आपकी कोयले की खान होती हैं, कोयले की खान में किस गैस का रिसाव होता है। कभी कभी कोयले की खान में एक गैस का रिसाव होता है जिसके कारण वहाँ पर विस्फोट हो जाता है और जानहानि होती है तथा नुकसान होता है कई प्रकार का। तो कोयले की खान में जो गैस का रिसाव होता है वो मीथेन गैस का रिसाव होता है। कोयले की खान में मीथेन गैस का रिसाव होता है, मीथेन गैस का रिसाव होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। तो इस प्रकार से हम पढ़ते हुए चलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को भी साथ ही में सॉल्व करते चलेंगे। मीथेन गैस का रिसाव होता है। तो जो कोयले की खान होती हैं, जो माइंस होती हैं, उनमें मीथेन गैस का रिसाव होता है। मीथेन गैस का रिसाव होता है। अच्छा, अब 2 एग्जाम्पल और हमने लिए थे, उन 2 एग्जाम्पल्स के बारे में भी देख लेते हैं। एक तो हमने प्रोपेन और एक ब्यूटेन, ठीक है, एक ब्यूटेन, ये 2 एग्जाम्पल और हम लिए हैं। तो प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, इसको ध्यान देना। जो आपकी LPG गैस होती है, LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस में प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण भरा होता है, प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण भरा होता है। ये क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और याद रखेंगे, जो सिगरेट जलाने वाले लाइटर होते हैं, सिगरेट जलाने वाले लाइटर में ब्यूटेन गैस भरी होती है, ब्यूटेन गैस भरी होती है, ब्यूटेन गैस भरी होती है, भरी होती है। ठीक है। अगर इनका आप फार्मूला देखना चाहें तो जो आपका प्रोपेन होता है, तो प्रोपेन का जो फार्मूला होता है वो C3H8 होता है। ये आपका प्रोपेन का फार्मूला होता है। जो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 होता है, C4H10 होता है। ये हाइड्रोकार्बन होते हैं। जब हम हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तो वहाँ पर इनके बारे में पढ़ेंगे। इनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जो हाइड्रोजन प्लस कार्बन जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे इसमें देखें, प्रोपेन में C कितने हैं? 3, और दूसरा जो एटम है वो किसका है? H का है, हाइड्रोजन का है। तो C3H8 मतलब सिर्फ इसमें क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। ऐसे ब्यूटेन में भी सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ऐसे ही जो डीजल और पेट्रोल होते हैं वो भी हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो अभी आप पहले पढ़ चुके हैं। मेथेन, ये भी क्या होता है? इसमें भी आपका ये भी हाइड्रोकार्बन होता है। मेथेन CH4 ये भी हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है। तो ये तो हो गई पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की 3 अवस्थाएं आपने पढ़ी, एक तो ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। अच्छा, लेकिन एग्जाम में इसके अतिरिक्त भी पूछ लेता है, पदार्थ की चौथी अवस्था पूछ लेता है, पदार्थ की 5वीं अवस्था पूछ लेता है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था माना जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है? तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है। इसके साथ साथ जो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये भी एक पदार्थ की अवस्था होती है, जिसको पदार्थ की 5वीं अवस्था माना जाता है। तो ये भी अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। रेलवे के पिछले जो प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनमें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मतलब पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में पूछा गया है। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ और याद रखेंगे कि सूर्य में जो गैसें होती हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि सूर्य में जो गैसें होती हैं वो किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो वो प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती हैं। किस अवस्था में पाई जाती हैं?
प्लाज्मा अवस्था में पाई जाती हैं, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो 3 तो आपकी हो गई, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, ठोस, द्रव, द्रव और गैस, ये तो 3 पदार्थ की वास्तविक अवस्थाएं हो गई। इसके अतिरिक्त आपकी चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है और 5वीं अवस्था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होती है। तो ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं जहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो पदार्थ के बारे में हमने पढ़ा कि पदार्थ क्या होता है। ठीक है, पदार्थ वह वस्तु है जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसका एहसास हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, पदार्थ कहलाती है। अच्छा, पदार्थ के अतिरिक्त ब्रह्मांड में जो भी कुछ बच जाता है, ठीक है, द्रव्य या पदार्थ के अतिरिक्त इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी शेष बचता है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। वह क्या कहलाती है? ऊर्जा कहलाती है। अच्छा, ऊर्जा जो होती है, ऊर्जा का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं होता है, ऊर्जा का कोई एक निश्चित स्वरूप नहीं होता है, या विभिन्न स्वरूपों में पाई जाती है, यह विभिन्न स्वरूपों में पाई जाती है। जैसे सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत और जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत तो वो क्या होता है? वो सूर्य होता है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। तो जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा होती है उसको हम सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी कहते हैं, सौर ऊर्जा या सोलर एनर्जी कहते हैं। अच्छा, वायु से जो प्राप्त ऊर्जा होती है उसको हम पवन ऊर्जा कहते हैं, उसको पवन ऊर्जा कहते हैं। जल से प्राप्त ऊर्जा को जल ऊर्जा कहा जाता है, जल से प्राप्त ऊर्जा को जल ऊर्जा कहा जाता है। एक क्वेश्चन और अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो बांध होते हैं, जो नदी पर बनाए गए बांध होते हैं, तो बांध के जल में संचित ऊर्जा पूछ लेता है कि जो नदी पर बनाए गए बांध होते हैं उनमें किस प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। तो बांध के जल में संचित ऊर्जा जो होती है वो स्थितिज ऊर्जा होती है। वो कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। इसको आप याद रखेंगे, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं इसको, पोटेंशियल एनर्जी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि जो बांध बनाए जाते हैं, बांध के जल में जो संचित ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा होती है? तो वो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा का एक फार्मूला भी होता है, आप लोग चाहें तो उसको याद रखेंगे। आगे जब हम पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में तो वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। तो mgh होता है, mgh होता है, E = mgh। ए स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। m क्या होता है? मास होता है, द्रव्यमान। g आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, गुरुत्वीय त्वरण है, और जो h है वो हाइट होती है, ऊंचाई होती है। तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है। अच्छा, इसके अतिरिक्त ध्वनि ऊर्जा, ये भी ऊर्जा का एक प्रकार है। गतिज ऊर्जा, ये भी ऊर्जा का एक प्रकार है। स्थितिज ऊर्जा अभी हमने आपको बताया स्थितिज ऊर्जा। अच्छा, एक और स्थितिज ऊर्जा से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जो घड़ी होती है, घड़ी जिसमें चाबी भरी जाती है, जो आप जानते हैं जो पहले घड़ी चला करती थी अब भी चलती हैं, चाबी जिसमें भरी जाती है, तो उसकी जो स्प्रिंग में ऊर्जा संचित होती है वो भी स्थितिज ऊर्जा होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। घड़ी, कौन सी चाबी वाली घड़ी में कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। ये भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो कुछ अन्य जो हम ऊर्जा की बात कर रहे थे उनमें एक तो आपकी हो गई ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा हो गई। यांत्रिक ऊर्जा पूछ लेता है जो जनरेटर चलता है, जब जनरेटर
जब जनरेटर चलता है तो जनरेटर में जो ऊर्जा होती है, जनरेटर के चलने पर जो ऊर्जा होती है, जनरेटर के चलने पर ऊर्जा जो होती है वो यांत्रिक ऊर्जा होती है। वो कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक ऊर्जा होती है, यांत्रिक ऊर्जा। अच्छा, इसमें क्या लगा होता है? इसमें एक डायनमो लगा होता है, एक डायनमो लगा होता है, डायनमो। तो ये जो डायनमो होता है, जब जनरेटर चलता है, जब इंजन चलता है तो उसके साथ साथ ये भी घूमता है, डायनमो भी घूमता है। तो यही जो घूमने के कारण मतलब जो गतिज या स्थितिज के कारण जो ऊर्जा होती है उसी को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। आप ऐसे इसको याद रखेंगे, यांत्रिक ऊर्जा इज इक्वल टू गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। तो जो डायनमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, वैद्युत ऊर्जा। जो डायनमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक, इसके विपरीत जो वैद्युत मोटर होती है, जो वैद्युत मोटर होती है, ये क्या करती है? जब वैद्युत इसको दी जाती है, जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है तो ये घूमने लगती है। मतलब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, जो वैद्युत ऊर्जा होती है, उस वैद्युत ऊर्जा को यह यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, यांत्रिक ऊर्जा। ये जब हम ऊर्जा वाला लेसन पढ़ेंगे तो वहां पर भी पढ़ेंगे इसको। तो जो वैद्युत मोटर होती है वो वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, जबकि जो डायनमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके साथ साथ कुछ अन्य ऊर्जा के रूपांतरण भी होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि जो आपके पास हीटर होता है, तो हीटर जब हम उसको बिजली से जोड़ते हैं तो बिजली जब उसमें प्रवाहित होती है तो वो किस में बदल जाती है? उष्मा में बदल जाती है। हीटर से हमको क्या मिलती है? उष्मा मिलती है, गर्मी मिलती है, हीट मिलती है। तो इसीलिए उसको हीटर कहते हैं, हीट मिलती है इसीलिए उसको हीटर कहते हैं। तो हीटर में जो ऊर्जा हमको मिलती है वो उष्मी ऊर्जा होती है। तो वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उष्मी ऊर्जा में हो जाता है। अच्छा, अगर हीटर को आप एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में रख दें तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ मात्रा में आपका प्रकाश भी होता है। तो जो हीटर होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा तथा उष्मी ऊर्जा में बदलता है, लेकिन वहाँ पे उष्मा ज़्यादा होती है, प्रकाश कम होती है। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि वो किस में बदल रहा है? वैद्युत ऊर्जा का रूपांतरण उष्मी ऊर्जा में हो रहा है। इसी प्रकार से जो वैद्युत बल्ब होता है, तो वैद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। लेकिन आप देखेंगे कि जो वैद्युत बल्ब होता है वो कुछ देर जलने के बाद गर्म हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ प्रकाश ऊर्जा में नहीं बदलता, उसमें कुछ और कुछ उष्मी ऊर्जा का भी रूपांतरण होता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है? प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण होता है। इसलिए हम ये मान लेते हैं कि जो वैद्युत बल्ब होता है वो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तो ये और इसके अतिरिक्त जैसे आपने देखा होगा जो लाउड स्पीकर होता है वो क्या करता है? जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा होता है उसको ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। लेकिन जो माइक्रोफोन होता है वो क्या करता है? तो जो माइक्रोफोन होता है वो हमारा ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन हमारा ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि लाउड स्पीकर जो होता है वो वैद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अच्छा, तो ये तो हो गया ऊर्जा के बारे में आपने जान लिया होगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, तो द्रव्य तथा ऊर्जा में संबंध। शुरुआती अध्ययन में तो यही माना जाता था कि द्रव्य और ऊर्जा ये दोनों ही एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, इनके बीच कोई भी संबंध नहीं पाया जाता है। शुरुआती अध्ययन में यह माना जाता था कि द्रव्य तथा ऊर्जा दोनों परस्पर स्वतंत्र राशियां हैं, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। परंतु सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया, जिसे सापेक्षिकता का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है।
इसके अनुसार द्रव्यमान एवं ऊर्जा एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान, जो मास होता है, जो द्रव्यमान होता है, अगर उसको हम स्मॉल m मान लें तथा जो प्रकाश का वेग होता है वो c, स्मॉल c मान लें, स्मॉल c ये प्रकाश का वेग होता है, इसकी वैल्यू होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये प्रकाश की चाल होती है। सबसे पहले इसकी गणना रोमर नामक साइंटिस्ट ने की थी। जो प्रकाश की चाल है जो 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, इसकी जो गणना है वो सबसे पहले रोमर नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और उसका वेग, उस प्रकाश का वेग c है, तो जो एनर्जी होगी उस पदार्थ में, जो एनर्जी होगी द्रव्यमान के कारण, वो E = mc² होता है। इसको सापेक्षिकता का सिद्धांत कहा जाता है। ये आइंस्टीन ने दिया था। कब दिया था? सन 1905 में। अच्छा, इसके अतिरिक्त आइंस्टीन ने एक और डिस्कवरी की थी जिसको हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसके अतिरिक्त आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए इन्हें सन 1921 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जो आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल दिया गया वह किस क्षेत्र में दिया गया। तो एक तो वहाँ सापेक्षिकता का सिद्धांत भी देते हैं। सापेक्षिकता के सिद्धांत को मास एनर्जी रिलेशन भी कहते हैं। सापेक्षिकता के सिद्धांत को मास एनर्जी रिलेशन भी कहते हैं। तो एक तो ये ऑप्शन में दे दिया जाता है, मास एनर्जी रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन उनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए दिया गया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं। अगर किसी, ये मान लीजिए ये आपका सूर्य है, तो सूर्य है या कोई प्रकाश स्रोत है, अगर इससे ऊर्जा, किसी धातु की प्लेट पे ऊर्जा गिरती है, किसी धातु के प्लेट पे ऊर्जा गिरती है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगते हैं। क्या इजेक्ट होने लगते हैं? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड। ठीक है, जब किसी धातु की प्लेट, ये प्लेट आपकी काहे की है? ये किसी धातु की है, मेटल प्लेट है, धातु की प्लेट है ये। तो जब किसी धातु की प्लेट पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है और इस सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा को hν से डिनोट किया जाता है। ये जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा होती है वो या तो इन्होंने बताया कि hν हो सकती है, या 2hν हो सकती है, या 3hν हो सकती है। मतलब ये कोई पूर्णांक होगा। ठीक है, hν का पूर्णांक होगा। अच्छा, h क्या है? इसको हाइपर कांस्टेंट कहते हैं। जो न्यू होता है वो फ्रीक्वेंसी होती है, जो h होता है, ठीक है, प्लांक नियतांक है, आपका प्लांक नियतांक है, और जो न्यू है वो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इससे इन्होंने एक और रिलेशन दिया, E = hν, E = hν। अच्छा, इसी को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं कि जब किसी धातु की प्लेट पे प्रकाश की ऊर्जा गिरती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगते हैं या इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है, ये जो ऊर्जा होती है ये E = hν होता है। इसी को आप क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और इसी खोज के लिए आइंस्टीन को सन 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को किस क्षेत्र में दिया गया? तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज में दिया गया। अच्छा, आइंस्टीन कौन थे? तो आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में हुआ था। आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में हुआ था। उसके बाद ये अमेरिका में एक वैज्ञानिक थे, तो इनको अमेरिकी नागरिकता भी वहाँ की मिल गई थी। तो ये एक आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो कृपया क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।